टेक्टोनिक्स थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन 3 कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा था? फर्स्ट वाज कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। पहला था कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, महाद्वीपीय विस्थापन। दूसरा था सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सेकेंड वाज सी फ्लोर स्प्रेडिंग। और थर्ड था कन्वेक्शनल करंट। कन्वेक्शनल करंट। इन तीनों कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। ठीक है, अब आपको मैंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट बता दिया था, मैंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग बता दिया था, कन्वेक्शनल करंट्स भी आई थिंक मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, कन्वेक्शनल करंट सिंपल सा इतना है कि जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ के अंदर एक लेयर है एस्थेनोस्फीयर, देयर इज वन लेयर इनसाइड दैट इज कॉल्ड एज एस्थेनोस्फीयर विच इज बिटवीन 100 to 200 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में है एंड इट इज फिल्ड विद द मैग्मेटिक मटेरियल। ये किससे भरी हुई है? मैग्मा से। इसके अंदर ऐसे न्यूक्लियर ब्लास्ट होते हैं, यहां से रॉक्स मेल्ट होती हैं, मेल्ट होकर के ऊपर की तरफ भागती हैं और इसको तोड़ने की कोशिश करती हैं। जैसे यहां से भागी, यहां तक पहुंची, कल पढ़ रहे थे ना वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स, तो जैसे यहां तक आई, इस रॉक इसको भी मेल्ट करवाई, यहां पर बन गया एक बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या है? इट इज ए मैग्मा चेम्बर वेयर मैग्मा इज स्टोर्ड। तो यहां बन गया बैथोलिथ। अगर ये बैथोलिथ बना, फिर हो सकता है दोबारा आ जाए और इसी बैथोलिथ के थ्रू ये रॉक्स टूट जाए, टूट करके मटेरियल ऊपर आ जाए। बट ऐसा तो नहीं होता ना कि एक बार में जितना मटेरियल है सबका सब एक साथ में बाहर आ जाए। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इरप्ट, मीन्स इरप्शन ऑफ ऑल द मटेरियल्स दैट इज इनसाइड इज नॉट इजी। ठीक है ना, साइमल्टेनियसली नहीं होता है। ठीक है, जैसे एक बार मान लो निकल भी गया तो क्या हो गया, थोड़ा सा मटेरियल निकलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ मटेरियल निकलेगा, कुछ मटेरियल क्या हो जाएगा, ऐसे दूसरी जगह मूव कर जाएगा। अब ये नीचे से ऊपर आता है ना, सो इट इज मीन्स डेप्थ ऑफ 100 to 200 किलोमीटर, 10 मीटर्स नहीं है। अब यहाँ पर तो मैंने थोड़ा सा लिख दिया 5 सेंटीमीटर में, बट इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज ए डेप्थ ऑफ अराउंड 100 किलोमीटर्स। तो नीचे से जब ये ऊपर आता है ना तो ये कोल्ड हो जाता है, कोल्ड होने के बाद फिर ये सिंक होने लगता है, फिर यहीं कैसे ऐसे ही कहीं ना कहीं कुछ ब्लास्ट टाइप से होगा, फिर ये मटेरियल ऊपर उठता है, फिर कहीं सिंक होता है। तो ऐसे ऐसे क्या होता है, ये मटेरियल ऊपर नीचे होता रहता है। तो यही है कन्वेक्शनल करेंट्स। कन्वेक्शन एक प्रोसेस होता है हीट को ट्रांसफर करने का, गैसियस और लिक्विड मीडियम में जो होता है। ठीक है, तो यहाँ की हीट क्या होती है, ये ऐसे ट्रांसफर होती रहती है। जहां प्रेशर यही ज्यादा हो गया, मतलब कन्वेक्शनल करंट्स का लगने वाला, वहीं से तोड़ करके ये रॉक्स को बाहर आ गई। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वॉल्केनो। ऐसे ही अलग अलग जगह से तोड़ के क्या हो रही है, इट इज कमिंग आउट एंड फॉर्मिंग वॉल्केनो एट डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। अब इसके कारण से ही ऐसे ये क्या होगा, ऐसे एक स्लैब बन जाएगी। ठीक है, सो लार्ज लिथोस्फेरिक स्लैब्स ऑफ क्रस्टल पार्ट इज कॉल्ड ए प्लेट। बड़ी बड़ी जो स्लैब्स है ना क्रस्ट की, उन्हीं को क्या बोला जाता है, एक प्लेट बोला जाता है। सो रिजिड लिथोस्फेरिक स्लैब्स आर कॉल्ड एज प्लेट्स एंड दीज प्लेट्स आर एक्चुअली लोकेटेड ऑन मैग्मेटिक मटेरियल। ये प्लेट्स क्या हैं, मैग्मा के ऊपर लोकेटेड हैं। तो अब आप समझो, जो मैंने आपको इसे बहुत शुरू में ही समझाया था, यहां से जब मटेरियल निकल रहा है, बिकॉज इट इज इरप्टिंग आउट एंड इट इज इरप्टिंग आउट विथ फोर्स, बहुत फोर्स के साथ में बाहर आ रहा है ये। एक सेकेंड, ठीक है, मटेरियल इज इरप्टिंग आउट विथ फोर्स। तो जब ये फोर्स के साथ बाहर आएगा तो क्या करेगा, इधर की रॉक्स को या इधर की प्लेट्स को, प्लेट्स आर एक्चुअली रॉक्स, ठीक है, इधर की प्लेट को क्या करेगा, ये बाहर की तरफ, ठीक है, डाइवर्ज कर देगा।
अब ये बाहर की तरफ जब डाइवर्ज होगी यहां से प्लेट ऐसे, व्हेन इट डाइवर्ज्ड आउटसाइड, सो बिकॉज ऑफ डाइवर्जेंस ये फोर्स आके यहां अप्लाई होगा, करेक्ट। और जब ये फोर्स यहां आकर के इधर की साइड में अप्लाई हुआ ऐसे, तो क्या हुआ कि ये आकर के इसमें लड़ गई। अब जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी यहां पर, द प्लेट दैट हैज मोर डेंसिटी, इट वुड स्टार्ट सबडक्टिंग बिलो, ये नीचे धंसने की कोशिश करने लगेगी। कौन सी? जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। अब जब ये नीचे सबडक्ट होगी तो यहां इसका मटेरियल भी सबडक्ट होगा और ये मटेरियल यहां अंदर जाकर के मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। मटेरियल वुड स्टार्ट मेल्टिंग। अब ये जब मेल्ट होगा तो फिर ये मेल्ट होकर के ऐसे घूमने लगेगा, है ना। तो मामा के घर, मौसी के घर, ऐसे पूरा घूमते घूमते जहां से गैप मिलेगा फिर से ये मटेरियल बाहर निकल आएगा। ये एक प्लेट हो गई, मेजर प्लेट, ठीक है। हो सकता है यहीं पर अचानक से ही, अब ये जब लड़ रही है ना, ऐसे बीच में क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, फ्रैक्चर डेवलप हो जाएंगे, इन्हीं के थ्रू भी एक्सप्लोजन हो सकता है यहां से भी एक्सप्लोजन हो जाए। तो आप देखोगे जहां पर भी प्लेट्स जो हैं वो कोलाइड कर रही हैं, द साइड्स वेयर टू प्लेट्स आर कोलाइडिंग, उसके पास में ही आप देखोगे ना बहुत सारी माइक्रोप्लेट्स हैं। माइक्रोप्लेट्स क्या हैं कि लड़ने के बाद क्या हो रहा है कि यहां से ऐसे प्लेट निकल, मतलब ये मटेरियल निकल रहा है और इसने ऐसे ही क्या कर दिया, माइक्रोप्लेट का फॉर्मेशन कर दिया है। अगर आप यहां पर देखो, वो मिल नहीं रहा है मैं मुझे, ठीक है। आप यहां पर देखो, जैसे ये क्या है, यहां पर प्लेट्स कन्वर्ज हो रही हैं, जो मैंने आपको बताया ना। अगर आप देखो यहां पर, तो यहां से ऐसे यस शेप्ड स्ट्रक्चर है, मिडोसनिक रिज, राइट। और ये जो मिडोसनिक रिज है यहीं पर ऐसे सेम चीज हो रही है, प्लेट्स क्या हो रही है, नीचे से वॉल्केनिक मटेरियल एरप्ट हो रहा है, प्लेट इज गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम हियर ओनली। अब यहां से प्लेट सेपरेशन हो रहा है और इधर से आकर के वही प्लेट क्या कर रही है, उसका कोलिजन हो रहा है। यहां पर इधर साइड में भी सेम वैसे हो रहा है। दिस प्लेट इज गोइंग दिस साइड, यूरेशियन प्लेट आपकी जो है, अफ्रीकन प्लेट जो है वो इधर आ रही है, यहां आ रही है, इधर भी कोलिजन हो रहा है। मतलब ये वाला जो एरिया है, दिस इज द साइट ऑफ कोलिजन। पैसिफिक प्लेट यहां पर, नॉर्थ अमेरिकन साउथ अमेरिकन प्लेट इज कोलाइडिंग विद द पैसिफिक प्लेट, ठीक है। तो यहां पर आप देखो, यहां पर कोलिजन हुआ, पहले क्या हुआ, बिग कोलिजन हुआ, और बिग कोलिजन के बाद से यहीं पर माइक्रो प्लेट्स का फॉर्मेशन हो गया। जैसे यहां पर जुआन दी फूका प्लेट है, ठीक है। इधर साइड में क्या है, कैरिबियन प्लेट, ठीक है। वैसे ही इधर साइड में क्या है, कोकोज और नाजका प्लेट हैं, आपको यहां पर दिख जाएंगी माइक्रो प्लेट्स, ठीक है। इधर साइड में आप देखोगे आपको मिलेंगी ये फिलिपाइन प्लेट, जहां फिलीपींस है उसी के आसपास फिलिपाइन प्लेट, ठीक है। बीच में यहां कोलिजन हो रहा है, दिस इज ऑल्सो साइट फॉर कोलिजन। यहां पे भी तो ऐसे है ना, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ऐसे है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। सो वेयर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इज देयर, यहां पर आप देखोगे यहां इस जोन में क्या है, अरेबियन प्लेट है, यहां पर सोमालियन प्लेट है, माइक्रो प्लेट्स हैं ये सब। तो ऐसे ही आप देखोगे ना, जहां मेजर प्लेट्स का जब कोलिजन होता है, सो द साइट वेयर मेजर प्लेट्स आर कोलाइडिंग, वहीं पर आपको देखने को क्या मिलेंगे, वहीं पर आपको देखने को मिलेंगे माइक्रो प्लेट्स। जैसे यहां पर मैं जो बता रहा था ना, यहां पर दो बड़ी प्लेट्स जैसे कन्वर्ज हुई, तो ये यहां मटेरियल गया, मटेरियल स्टार्टेड मेल्टिंग, और यहीं से तोड़ करके ये बाहर आ जाएगा, क्रैक्स वगैरह जब डेवलप होंगे तो बड़ी प्लेट के बगल क्या डेवलप हो जाएंगी, माइक्रो प्लेट्स डेवलप हो जाएंगी, ठीक है। सो आई थिंक अभी आपको वॉल्केनिक इरप्शन का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। माइक्रो प्लेट्स कैसे बनी हैं वो भी आपको क्लियर हो गया होगा, और उसके साथ साथ जो कन्वेक्शनल करंट्स हैं वो कैसे चल करके बाहर आ रही हैं और इनको तोड़ने की कोशिश कर रही हैं वो भी क्लियर हो गया होगा।
सो अगर आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्लियर हो गया, सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्लियर हो गया, कन्वेक्शनल करंट क्लियर हो गया, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। ठीक है, तो अभी हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। ठीक है, ओके। तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जो है वो बेसिकली प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जो बात करता है, इसको शॉर्ट में पीटीटी भी कहते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी एक्चुअली टॉक्स अबाउट द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स। तो इसमें सबसे पहले हमको जानना जरूरी है कि वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स। ठीक है, मतलब दो तरीके के प्लेट्स में डिवाइडेड हैं पूरा वर्ल्ड। एक है आपकी मेजर प्लेट, there are two types of plates that are existing all over the world. One is major plate and another one is minor plate. ठीक है, मेजर एंड माइनर प्लेट्स। मेजर प्लेट्स कौन से हैं? जैसे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ठीक है, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, एटलांटिक, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। सो दीज आर 7 मेजर प्लेट्स। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे मेजर प्लेट्स के बगल बगल में ही माइनर प्लेट्स हैं। ठीक है, मेजर प्लेट्स नॉर्थ अमेरिकन, उत्तरी अमेरिका, साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट एंड एटलांटिक प्लेट। ठीक है, दीज आर मेजर प्लेट्स, बृहद प्लेट्स हैं ये। और माइनर प्लेट्स भी हैं, तो छोटी प्लेट्स जिनको कहते हैं लघु प्लेट्स। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कैरिबियन, नाज़का, जुआन दी फूका, कोकोस, फिलिपाइन, सोमाली, स्कॉसिया। ठीक है, लाइकवाइज देयर आर नंबर ऑफ प्लेट्स। ऐसा बोला जाता है पूरे वर्ल्ड में अराउंड 7 मेजर और लगभग 20 माइनर प्लेट्स एग्जिस्ट करती हैं। बट 20 प्लेट्स जो एग्जिस्ट करती हैं, सारी प्लेट्स की अभी डिस्कवरी नहीं हुई है, वो कहीं कहीं बीच बीच में हैं। अभी और भी प्लेट्स मिलेंगी टाइम के साथ में। ठीक है, यस, अराउंड, ठीक है ना, इट इज नॉट एग्जैक्ट। ठीक है ना, ऐसा प्रेडिक्शंस हैं कि लगभग इतनी प्लेट्स हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये क्या हो गई? ये प्लेट्स हो गई। अब ये जो प्लेट्स हैं ना, ये अपनी जगह से मूव करती हैं। बट इसके पहले आपको ये समझना जरूरी है कि ये जो प्लेट्स भी हैं ना, ये अलग अलग टाइप की हैं। मतलब अगर बात करा जाए कि ये किस जगह पर सेट हैं, जैसे देखा जाए ना, प्लेट्स एक्चुअली जो है वो किस जगह पर सेट है, उसके बेसिस पे इसको दो पार्ट में डिवाइड करा जा सकता है। दो क्या, 3 पार्ट में। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स बेस्ड ऑन द लोकेशन वेयर इट इज सेट। जैसे या तो ये सेट होगी कहां पर? ओशंस में, या तो ये सेट होगी कहां पर? लैंड एरिया पे, मतलब कॉन्टिनेंटल मासेस पे, कॉन्टिनेंटल मास। और या तो प्लेट जो होगी वो सेट होगी कहां पर? मतलब कॉन्टिनेंट और ओशन दोनों पर, दोनों होंगे उस पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम अगर देखें ना, तो हम ये समझ सकते हैं कि ये जो प्लेट्स हैं वो 3 तरीके से हो सकती हैं। ओशनिक प्लेट, कॉन्टिनेंटल एंड कॉन्टिनेंटल ओशनिक या कॉन्टिनेंटल मैरीटाइम। ओशन और मैरीटाइम एक ही बात है। ठीक है, तो अभी आप देखो, जैसे
अगर आप मैप पर देखो तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट कैसी प्लेट होगी? ठीक है, आप एटलस पे देखो तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जो है ये आपकी प्लेट हो गई जो कि कैसी है, C+O टाइप ऑफ प्लेट। क्लियर? मतलब इधर बीच में से ऐसे यहां से हैं आपके ridges, Meadowsonic ridge, and this plate has continental masses as well as ocean. So it is a C+O kind of plate, continental maritime plate. It is a continental maritime plate. Similarly, it is also a continental maritime of type of plate. ठीक है, ये भी C+O टाइप की प्लेट हो गई। दिस इज O टाइप ऑफ प्लेट। पैसिफिक इज कंप्लीटली ओशनिक प्लेट। पैसिफिक पे क्या है, पूरा पूरा यहां से ऐसे ये ओशंस हैं। ठीक है, इधर जुआन दी फूका है, कोकोज है, नाजका है, ये सारी प्लेट्स हैं। लेकिन ये क्या है, इट इज पूरी कंप्लीटली ओशनिक प्लेट। ये माइक्रो प्लेट भी ओशनिक प्लेट हैं। द माइक्रो प्लेट्स दैट आर हियर आर ओशनिक प्लेट्स। ठीक है, तो अब जहां पर है उसी हिसाब से आप समझ लो, दे माइक्रो प्लेट्स आर ओशनिक प्लेट्स। बट ये जो यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट इज ऑल्सो C+O काइंड ऑफ प्लेट। मेजर प्लेट्स आर मोस्टली कॉन्टिनेंटल मैरीटाइम प्लेट्स। ठीक है, ये भी वैसी ही होगी, C+O काइंड ऑफ प्लेट होगी। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी कैसी होगी, यहां से ऐसे बीच में से ये प्लेट है ना, दिस इज कॉल्ड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इट इज ऑल्सो C+O काइंड ऑफ प्लेट। ठीक है, फिलीपींस यहां पर जो होगी वो ओशनिक प्लेट होगी ऐसे, और ये तो आपकी ओशनिक प्लेट है ही, दिस इज पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक इज दिस साइड एंड दैट साइड ऑल्सो। ठीक है, तो ये ज्यादातर मेजर प्लेट्स क्या है, C+O टाइप की प्लेट है। माइनर प्लेट्स क्या हैं, वो C भी हो सकती हैं, जैसे इट इज कॉन्टिनेंटल प्लेट, अरेबियन प्लेट। ठीक है, या फिर ओशनिक भी हो सकते हैं। ऐसे ही अंटार्कटिका को माना जाता है कि अंटार्कटिका इज ए प्लेट दैट इज ऑलमोस्ट कॉन्टिनेंटल इन नेचर, मतलब ओशन का बहुत कम पार्ट है इसमें। ठीक है, तो ये ऐसा बोला जाता है कि ये ओनली प्लेट विच इज कंप्लीटली कॉन्टिनेंटल इन नेचर, मतलब मेजर प्लेट। और ये ऐसी प्लेट है जो कंप्लीटली ओशनिक इन नेचर में है। पैसिफिक प्लेट इज द ओनली प्लेट दैट इज कंप्लीटली ओशनिक इन नेचर, जिसके ऊपर सिर्फ ओशंस हैं। ठीक है, बाकी सब लगभग क्या है, C+O कैटेगरी ऑफ प्लेट्स हैं। लार्जेस्ट प्लेट एमंग ऑल दीज इज पैसिफिक प्लेट। सारी प्लेट्स में सबसे बड़ी कौन सी प्लेट है, वो पैसिफिक प्लेट है। ठीक है, तो आप जब इन प्लेट्स को समझ लोगे ना तो आपके लिए समझना आसान होगा कि प्लेट्स का जो कन्वर्जेंस होगा, कौन सी प्लेट ऊपर आएगी और कौन सी प्लेट नीचे जाएगी। ठीक है, ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अब देखो तो ये तो बात हो गई प्लेट्स का। अब प्लेट मूवमेंट की बात करते हैं। ऊपर और नीचे जाने की तो बात करेंगे, पहले हम प्लेट मूवमेंट की बात करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लेट मूवमेंट्स। ठीक है, अब किसकी हम लोग बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेट मूवमेंट्स। प्लेटों की गतियां, तीन प्रकार की गतियां होती हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लेट मूवमेंट्स। एक प्लेट होगा आपका प्लेट मूवमेंट दैट इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट। एक हो गया क्या, कन्वर्जेंट, व्हेन टू प्लेट्स आर converging together, this is called as convergent। अभिसारी, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं अभिसारी।
प्लेट्स का अभिसरण हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंट। ठीक है, सेकेंड वन इज डाइवर्जेंट। सेकेंड वन इज डाइवर्जेंट मूवमेंट व्हेन two plates are separating apart. The two plates are separating apart. वॉल्केनिक इरप्शन है ये, यहां पे होता ही होता है वॉल्केनिक इरप्शन when two plates are separating apart। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट या अपसारी। दिस इज कॉल्ड एज डाइवर्जेंट और अपसारी। और फिर एक थर्ड मूवमेंट होता है जिसको बोलते हैं पैरेलल मूवमेंट। नो कन्वर्जेंस नो डाइवर्जेंस, पैरेलल मूवमेंट। ठीक है, समानांतर गति। This is called as parallel plate movement। ठीक है, सो दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लेट मूवमेंट या प्लेट मोशन, आप जो भी उसको कह लो। ओके, अब आप देखो जो ये थ्री टाइप के मूवमेंट्स हो रहे हैं ना, कन्वर्जेंट मूवमेंट हमेशा डिस्ट्रक्टिव इन नेचर होते हैं। दीज आर ऑलवेज डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, विध्वंसात्मक होते हैं, इसीलिए इनको डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स भी बोला जाता है। कन्वर्जेंट आर ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स। ठीक है, डाइवर्जेंट आर कॉल्ड एज कॉन्स्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स, रचनात्मक सीमाएं। दीज आर कॉल्ड एज कॉन्स्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स। ठीक है, रचनात्मक सीमाएं। और इनको बोलते हैं कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन्स। कंजर्वेटिव, संरक्षणात्मक। संरक्षणात्मक सीमाएं। ठीक है, वन इज कन्वर्जेंट इन नेचर, अनदर वन इज डाइवर्जेंट इन नेचर, एंड देन देयर आर पैरेलल मूवमेंट दैट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, ऐसे होंगे। आप प्रश्न ये है कि व्हाई इज इट कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि यहां पर आप देखोगे ना, इट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव बिकॉज व्हेनेवर देयर इज कन्वर्जेंस ऑफ two plates, whenever there is convergence of two plates, because of the convergence one plate subducts below, एक प्लेट नीचे जाएगी और नीचे जाने के बाद ये प्लेट टूट जाएगी। ठीक है, वन प्लेट नीचे जाएगी एंड आफ्टर मूविंग डाउन इट ब्रेक्स डाउन, और यहां पर जब ये नीचे जाएगी ये ब्रेक डाउन हो जाएगी, तो यहीं पर नीचे है एस्थेनोस्फीयर। बिलो दिस इज एस्थेनोस्फीयर, दुर्बलता मंडल, राइट। सो इट व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद द एस्थेनोस्फीयर इट स्टार्ट्स गेटिंग वार्म एंड आफ्टर दैट इट स्टार्ट्स मेल्टिंग। ठीक है, तो जो मेल्टिंग होगी तो क्या होगी, डिस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, इसीलिए क्या होगा, ये डिस्ट्रक्टिव इन नेचर होती है, बिकॉज देयर इज crustal destruction in the zones where plates are converging। जहां दो प्लेट्स लड़ रही हैं वहां पर crustal destruction होगा। तो हमेशा crustal destruction जब होगा तो यहां से यहां का सरफेस एरिया कम होता है, सरफेस एरिया reduces। यहां सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, जमीन घट जाएगी ना, जब धंसेगी, सिंपल सी बात है, तो क्या होगा, जमीन घट जाएगी, तो ये क्या है, सरफेस एरिया इसका कम हो जाएगा। समझ में आ गई बात, सरफेस एरिया कम होगा, उसके साथ साथ यहीं पर ऐसा बोला जाता है क्रस्टल बेंडिंग देखी जाती है। मतलब क्रस्ट क्या होगी, टूटेगी, टेढ़ी होगी,
ये सारी चीजें होंगी। क्रस्टल बेंडिंग होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रस्ट होगा, एरिया रिड्यूस होगा। ठीक है, सब देख रहे हो आप, यही सारी चीजें होती हैं। अब इसको आप सिस्टमेटिकली समझो। फिर दो तीन इसके साथ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे जहां पर प्लेट मेल्ट होना शुरू होती है, द पॉइंट वेयर प्लेट स्टार्ट्स टू मेल्ट इज कॉल्ड एज बेनियॉफ जोन। दिस जोन, द जोन फ्रॉम वेयर प्लेट्स स्टार्ट मेल्टिंग इज कॉल्ड एज बेनियॉफ जोन। ठीक है, जहां प्लेट मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी, दिस विल बी कॉल्ड एज बेनियॉफ जोन। द एरिया below the crust where plates start to melt is called as Benioff zone. ठीक है, क्लियर। अब यहां वाला एरिया, इस एरिया को बोला जाएगा, मतलब ये जो टोटल एरिया होगा, दिस कंप्लीट एरिया इज कॉल्ड एज सबडक्शन जोन। दिस इज कॉल्ड एज सबडक्शन जोन। ठीक है, द प्लेस वेयर प्लेट्स सबडक्ट, दो प्लेटें जहां लड़ती हैं उसको बोला जाएगा सबडक्शन जोन। सबडक्ट होकर के प्लेट नीचे जाएगी, जहां नीचे से मेल्ट होना शुरू होगा उसको बोलेंगे बेनियॉफ जोन। ठीक है, सबडक्शन जोन, बेनियॉफ जोन। और प्लेट मेल्ट हो जाएगी, मेल्ट होकर के फिर वही होगा, यहां से प्लेट मेल्ट हुई, मेल्ट होने के बाद ऐसे इधर से कहीं इसी के आसपास से वॉल्केनो निकलेगा, और वॉल्केनो जो निकलेगा ना, बहुत एक्सप्लोसिव वॉल्केनो होगा। मोस्ट एक्सप्लोसिव वॉल्केनोज ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड अलोंग द प्लेट्स विच आर डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, विच आर कन्वर्जिंग टुगेदर। आप देखो पैसिफिक ओशन के चारों तरफ सबसे डिस्ट्रक्टिव प्लेट्स हैं, सारी डिस्ट्रक्टिव प्लेट्स हैं, और सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव वॉल्केनो पैसिफिक ओशन के चारों तरफ मिलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, अब प्रश्न ये है कि कौन सी प्लेट नीचे जाएगी और कौन सी प्लेट ऊपर आएगी। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना है कि द प्लेट विच इज लाइटर राइजेज अप, मतलब मीन्स इज ऑलवेज प्लेस्ड अप। द प्लेट दैट इज डेंसर, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, भारी हैवी प्लेट, ठीक है, वो प्लेट हमेशा क्या होगी, नीचे जाएगी। सब खत्म हो गया क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, उतना तो समझ गए हो ना। ऐसे मैं आपको समझा देता हूं अब थोड़ा डिटेल में। प्लेट कन्वर्जेंस हो रहा है यहां पर, ठीक है, तो जो प्लेट क्या होगी, द प्लेट विच इज हैवियर दैट हैज मोर डेंसिटी, सो प्लेट विद मोर डेंसिटी सबडक्ट्स डाउन, सबडक्ट्स डाउन। ठीक है, अगर आप ये देखो, जैसे ये मानो ये प्लेट है जिसकी डेंसिटी है 3 और ये है जिसकी डेंसिटी है 2.7, तो कौन सी ये ऊपर रहेगी, ये प्लेट नीचे धंसे करके टूट करके मेल्ट होगी। जनरली जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, डेंसिटी ऑफ कॉन्टिनेंटल प्लेट्स इज 2.7, ठीक है, एंड डेंसिटी ऑफ ओशनिक प्लेट इज 3। डेंसिटी ऑफ कॉन्टिनेंटल प्लेट इज 2.7, डेंसिटी ऑफ ओशनिक प्लेट इज 3। तो जब भी कन्वर्जेंस होगा बिटवीन द कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक प्लेट ऑलवेज सबडक्ट्स बिलो। दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आर थिकर, but their density is lesser। कॉन्टिनेंटल प्लेट्स मोटी ज्यादा हैं, है ना, जैसे
ये कॉन्टिनेंट हो गया और ये आगे कोई ओशन है, ये नीचे स्थेनोस्फीयर है, ये ओशनिक मासेस है, और ये मान लो कि कोई दिस इज ओशन एंड दिस इज लैंड एरिया। तो लैंड एरिया क्या है, ये मोटे भले से हैं, ठीक है, थिक हैं, बट इनकी डेंसिटी कितनी है 2.7। द क्रस्ट विच इज बिलो ओशंस दो दिस इज थिनर but density is 3. So whenever these two kind of crusts converge, the plate which is more denser, मतलब ओशनिक प्लेट, it would subduct down, ठीक है, वो नीचे जाएगी। तो इस चीज को हमेशा याद रखना। अब कई बार क्वेश्चन ये आता है कि जैसे क्या होगा जब C+O कोई प्लेट है और वो कन्वर्ज कर रही है O प्लेट से, ऐसे कॉम्बिनेशन बन सकता है ना कि कॉन्टिनेंटल ओशनिक प्लेट, व्हाट विल हैपन इफ कॉन्टिनेंटल ओशनिक प्लेट इज कन्वर्जिंग विद द ओशनिक प्लेट। तो सिंपल सी बात है कि ये क्या है, इसमें कॉन्टिनेंटल नेचर भी और ओशनिक नेचर भी है, ये कंप्लीटली ओशनिक है, तो इसके केस में हमेशा ओशनिक प्लेट नीचे जाएगी और जो C+O टाइप की प्लेट है वो प्लेट ऊपर आएगी। एग्जैक्टली इन एनी केस, ठीक है ना, ओशनिक प्लेट सबडक्ट्स बिलो। क्लियर, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, कन्वर्जेंट प्लेट की। कन्वर्जेंट प्लेट्स आर ऑलवेज कॉन्स्ट्रक्टिव इन डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, ठीक है, ओशनिक प्लेट हमेशा नीचे जाएगी। क्लियर। सेकंड हमने बात करी थी किसकी, हमने बात करी थी कंजर्वेटिव वाले की। कॉन्स्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव तो बात कर चुके हैं, डाइवर्जेंट की बात करते हैं, ठीक है। डाइवर्जेंट प्लेट्स, ठीक है, इट इज ए डाइवर्जेंट प्लेट। अब डाइवर्जेंट प्लेट में क्या होगा कि यहां से हमेशा मटेरियल निकल करके ऊपर आता है, मटेरियल क्या होगा, नीचे से निकल करके ऊपर आएगा। सो बिकॉज ऑफ दैट द मोशन ऑफ प्लेट्स विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन होगा। अब यहां से नया मटेरियल, मतलब इट इज कनेक्टेड टू स्थेनोस्फीयर एंड न्यू मटेरियल इज इरप्टिंग आउट, ठीक है, नया मटेरियल इरप्ट हो रहा है, ऊपर आ रहा है। तो यहां नए मटेरियल के आने के कारण से क्या होगा कि इसका जो नेचर होगा ना वो कैसा हो जाएगा, कॉन्स्ट्रक्टिव हो जाएगा। कॉन्स्ट्रक्शन का मतलब ये है कि फॉर्मेशन ऑफ एनीथिंग न्यू, वही होगा। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर फॉर्मेशन हो रहा है नई क्रस्ट का, मतलब वॉल्केनिक मटेरियल नीचे से ऊपर आएगा, आकर के कूल होगा, सॉलिडिफाई होगा, इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। रॉक्स तीन टाइप के होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। आग्नेय, अवसादी और कायांतरित, तीन तरीके के होते हैं, ठीक है, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। सो रॉक्स विच आर फाउंड बाय द इरप्शन ऑफ मैग्मा आर इग्नियस रॉक्स। तो इग्नियस रॉक्स आप देखोगे कि इग्नियस रॉक्स जो भी होंगे वो रॉक्स क्या होंगे, बहुत ही हार्ड होंगे, हार्डेस्ट रॉक्स होते हैं इग्नियस। इनके ये लेयर्ड नहीं होते, मतलब इनके बीच में लेयर आपको नहीं मिलेगी, एकदम एक दूसरे से चिपके रहेंगे, हार्ड होंगे, बीच में लेयर्ड नहीं होती हैं, और लेयर ना होने के कारण से इसमें फॉसिल फ्यूल्स नहीं मिलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स एकदम से नहीं मिलेंगे इसमें, ठीक है। और इन रॉक्स का इरोजन जो होता है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, वेदरिंग ऑफ दीज रॉक्स इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत लंबा टाइम होता है, लगता है इनको वेदर्ड होने के लिए। तो ये सबसे हार्डेस्ट रॉक्स होती हैं,
क्रिस्टलाइन नहीं होती हैं, लेयर नहीं होता है, ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, और इन्हीं रॉक्स जब धीरे धीरे यही डिसइंटीग्रेट होती हैं अलॉन्ग विद द टाइम, तो इन्हीं से क्या होता है, मटेरियल निकलता है, और वही मटेरियल क्या होता है, सेडिमेंट्स बनाता है, और सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। जैसे बोलते हैं ना, हिमालयाज आर सेडिमेंट्री फॉर्मेशंस, हिमालयाज आर फॉर्म्ड ऑफ रिवराइन सेडिमेंट्स। तो मैंने फोल्डिंग बताई थी, तो मैंने बताया था ना कि टेथीस सी है, टेथीस सी में क्या हुआ, रिवर्स ने इन्हीं माउंटेन्स को काट काट करके बहुत सारा सेडिमेंट डिपॉजिट किया, एंड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग कंप्रेसिव फोर्सेस द सेडिमेंट्स वर फोल्डेड इनटू माउंटेन रेंजेस। ठीक है, तो इन्हीं जब इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स टूट टूट करके इकट्ठा होते हैं, उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स, तो वही सेडिमेंट होते हैं। ठीक है, मेटामॉर्फिक का मतलब क्या है कि मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं जब फिजिकल प्रॉपर्टीज के चेंज होने से रॉक्स चेंज हो जाएं। जैसे होता है ना, जैसे मिट्टी को हम आप कहीं रख देते हो, जैसे ईंटें बनती हैं, जो ब्रिक्स है ना, ब्रिक्स आर मेटामॉर्फोज्ड। मिट्टी नॉर्मली निकालते हैं, उसको हाई टेम्परेचर कंडीशंस में रखते हैं, मिट्टी क्या हो जाती है, सॉलिड हो जाती है एकदम, है कि नहीं। तो वो क्या हो गई, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, तो वो मेटामॉर्फिज्म का सबसे अच्छा एग्जांपल है। तो मेटामॉर्फिज्म ऐसे ही होता है, जैसे मान लो यहाँ वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, पहले से यहाँ कोई रॉक थी, भाई जो हीट होगी वो भी इधर भी तो रेडिएट होगी, तो उसके कारण से इस रॉक का नेचर चेंज हो जाए, तो ये क्या हो जाएगी, मेटामॉर्फिक रॉक हो जाएगी। ठीक है, तो इग्नियस रॉक्स हमेशा किससे बनेंगे, बिकॉज ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शन। इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन। अब यहां फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, नई इग्नियस रॉक्स बनते हैं, न्यू इग्नियस रॉक्स, इसलिए ये कैसा होगा, कॉन्स्ट्रक्टिव इन नेचर होगा। या हमेशा क्या करता है, इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया, इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया, हमेशा फोर्स ऑफ डाइवर्जेंस ऑलवेज इंक्रीजेस सरफेस एरिया, जमीन को बढ़ा देता है, और इसी के कारण से क्या हो रहा है, एटलांटिक ओशन इज एक्सपेंडिंग बिकॉज ऑफ सच प्रोसेसेस। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो इसके साथ में जुड़े हुए थे। यहाँ जो इरप्शन होता है मटेरियल का, द इरप्शन ऑफ मटेरियल इज बेसिकली फिश्योर काइंड ऑफ इरप्शन, फिश्योर इरप्शन होगा, मतलब मटेरियल ऐसे धीरे धीरे निकलेगा और ऐसे डिपॉजिट होगा। ठीक है, फिश्योर इरप्शन होता है ज्यादातर इसके केस में, बट कन्वर्जेंट प्लेट के केस में एक्सप्लोसिव इरप्शन होगा, क्योंकि सडनली एस्थेनोस्फीयर में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इंक्रीजेस, मैग्मा का वॉल्यूम बढ़ जाता है और वो तोड़ करके बगल से निकलता है एक्सप्लोजन करते हुए। सो एक्सप्लोसिव वॉल्केनोज आर ऑलवेज फाउंड अराउंड द प्लेट्स विच आर कन्वर्जिंग। अर्थक्वेक ज्यादा इंटेंसिटी का आएगा, ज्यादा डैमेजिंग अर्थक्वेक आएगा कन्वर्जेंट प्लेट के किनारे। यहां भी अर्थक्वेक आएगा लेकिन नॉर्मल ट्रेमर्स होंगे, बहुत ज्यादा मतलब डिस्ट्रक्टिव नहीं होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये हो गया आपका सेकेंड टाइप ऑफ प्लेट। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, जो नेक्स्ट है वो है पैरेलल प्लेट्स, पैरेलल प्लेट मूवमेंट या मोशन। ठीक है, इसके बिकॉज ऑफ द पैरेलल प्लेट मोशन क्या होगा, अब ये तो पैरेलली मूव कर रहा है प्लेट्स, तो यहां पर प्लेट इज मींस क्रस्ट इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। क्रस्ट इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ना बनती है ना बिगड़ती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव इन नेचर। ये कंजर्व करती है, क्रस्ट को बचाती है, संरक्षणात्मक सीमा होती है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दीज आर कंजर्वेटिव इन नेचर। यहां न टूटती है ना अलग होती है, पैरेलल मूव कर जाते हैं प्लेट्स, सो दीज आर कंजर्वेटिव इन नेचर।
ठीक है, यहां पर वॉल्केनो नहीं आएंगे, नो वॉल्केनो। भाई मटेरियल जब जगह ही नहीं मिलेगी, स्पेस नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वॉल्केनो नहीं आएंगे, लेकिन अर्थक्वेक आएंगे। बट देयर विल बी अर्थक्वेक्स। क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा प्लेट मूवमेंट एंड प्लेट टेक्टोनिक्स, ये इसका पूरा पूरा कॉन्सेप्ट है। समझ में आ गया? अभी कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, ओके। अब आप यहां पर देखो, मैं आपको बताता हूं, यहां पर पहले से आपको पता है मिड ओशनिक रिजेस हैं। ठीक है, मिड ओशनिक रिजेस का मतलब क्या हो रहा है कि वॉल्केनिक मटेरियल कंटिन्यूअसली निकल करके और वो डिपॉजिट हो रहा है। इधर साइड में आप देखोगे बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोज हैं। ठीक है, उसके साथ ही क्योंकि यहां पर ये प्लेट कन्वर्जेंस हो रहा है, तो आप ये देखो कि जहां पर प्लेट्स क्या होती हैं, कन्वर्ज होती हैं, wherever there is convergence of plates, यहां पर भी कन्वर्जेंस हो रहा है और यहां पर भी कन्वर्जेंस हो रहा है। सो बिकॉज ऑफ प्लेट कन्वर्जेंस यहां पे क्या होगा, ट्रेंचेस मिलते हैं, ये बीच में क्या होगा, ट्रेंच बन जाएगा। प्लेट्स आर कमिंग टुगेदर, क्रस्ट इज बेंडिंग ईच अदर, एक दूसरे को टेढ़ा कर रही है और बीच में एक ऐसे वी शेप का गैप बन जा रहा है। आप देखो हमेशा जहां प्लेट का कोलिजन होता है उसके आसपास क्या मिलेंगे आपको, ट्रेंचेस मिलेंगे। जैसे यहां पर आप देखो पेरू चिली ट्रेंच है, ये जो एरिया है ना डार्क 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 टाइप से, ये क्या है, दीज आर एक्चुअली ट्रेंचेस। यहां पर क्या हो जाएगा, ट्रेंचेस मिलेंगे। ठीक है, अगर सेडिमेंट्स आ गए हैं इसमें, अगर इसमें सेडिमेंट्स आ गए हैं, सो बिकॉज दीज आर कंप्रेसिव फोर्सेस, अगर इसी में सेडिमेंट्स आ जाएं ट्रेंचेस के अंदर, ठीक है, तो ट्रेंचेस के अंदर सेडिमेंट के आ जाने से, ये ट्रेंच है, सेडिमेंट आ गए इसके अंदर, लिथोजेनेसिस, और सेडिमेंट कंप्रेस हुआ ये एक दूसरे की साइड से, माउंटेन्स बन गए, ओरोजेनेसिस, फोल्डेड माउंटेन्स। ठीक है, आप देखो ऐसे ही प्रोसेस के थ्रू यहां पर बने हैं रॉकी माउंटेन्स। ठीक है, पैसिफिक प्लेट जो है वो कोलाइड हो रही है, पैसिफिक प्लेट इज गेटिंग कोलाइडेड विद द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। यहां पर पैसिफिक प्लेट हमेशा ओशनिक प्लेट नीचे जाएगी, पैसिफिक प्लेट नीचे जा रही है और इधर साइड में क्या बन गए हैं, माउंटेन्स बन गए हैं, रॉकी माउंटेन्स। ऐसे ही इधर साइड में भी ये प्लेट थी। ठीक है, जो नॉजका प्लेट वगैरह भी हैं वो भी तो ओशनिक प्लेट ही हैं। सारी प्लेट्स क्या हो रही हैं, यहां भी ऐसे ही प्लेट कन्वर्जेंस हो रहा है। बिकॉज ऑफ द प्लेट कन्वर्जेंस यहां पर क्या है, ट्रेंचेस हैं, बगल में ट्रेंचेस हैं, और जहां ट्रेंचेस में सेडिमेंट आ गए हैं ऐसे ही वहां फोल्डिंग हो गई है, माउंटेन्स बन गए हैं। यहाँ पर भी ट्रेंचेस आपको मिलेंगे। यहाँ वैसे यहाँ पर एलुशियन ट्रेंच है, यहाँ पर एलुशियन आइलैंड है ना, सो दिस ट्रेंच इज कॉल्ड एज एलुशियन ट्रेंच। तो ट्रेंच हमेशा फोल्डेड माउंटेन स्ट्रक्चर्स के आसपास आपको मिलेंगे। जैसे मैं इंडिया की बात करूँ ना, तो जब हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, हिमालय समझो यहाँ पर बना, इधर पेनिनसुलार इंडिया था, तो हिमालय का जब फॉर्मेशन हुआ ये दोनों प्लेट्स आपस में क्या करी, कोलिजन करी यहां पर ना, दिस प्लेट कोलाइडेड विद दिस प्लेट। तो इसके कारण से क्या हुआ, यहां पर ये पूरा ट्रेंच बन गया। जहां गंगेटिक प्लेन्स और ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स है ना, दिस वाज एक्चुअली रीजन ऑफ ट्रेंच। भाई दोनों प्लेट्स टकराई, एक तरफ तो एक साइड माउंटेन बन गया, एक साइड बन गई ट्रेंच। अब क्या हुआ, उन्हीं माउंटेन से बहुत सारी रिवर्स निकलना स्टार्ट हो गई, और वही रिवर्स जो माउंटेन से निकली उन्होंने आकर के इस ट्रेंच में अपना सेडिमेंट डालना शुरू कर दिया। डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स स्टार्टेड इन द ट्रेंच दैट वाज फॉर्म्ड जस्ट इन फ्रंट ऑफ हिमालय।
धीरे धीरे अब सेडिमेंट्स थे, डिपॉजिट होते गए, डिपॉजिट होते गए, डिपॉजिट होते गए, और टाइम के साथ क्या हुआ, वही सब एलुवियल प्लेन्स बन गए। द सॉइल विच इज ब्रॉट बाई रिवर्स फ्रॉम एनी रीजन इज एलुवियल सॉइल। फिर ना रिवर के द्वारा जो भी सेडिमेंट लाए जाते हैं, सेडिमेंट्री, एलुवियल सॉइल इज बेसिकली सेडिमेंट्री सॉइल। तो रिवर्स क्या क्या, माउंटेन्स बने, माउंटेन्स के ऊपर से रिवर आने लगी, पहाड़ों को काट काट करके लेकर के आने लगी, और पहाड़ों को काट काट करके यहाँ पर पूरी ट्रेंच को उन्होंने फिल कर दिया। और धीरे धीरे यहाँ पर पूरा आप देखो, इधर इंडस रिवर मतलब इंडस प्लेन बन गया, इधर गंगा प्लेन बन गया, और इधर ब्रह्मपुत्रा प्लेन बन गया। दिस इज प्लेन विच इज फॉर्म्ड इन द ट्रेंच रीजन, है कि नहीं। तो आप देखो कि इस माउंटेन के साथ भी ट्रेंच थी, लेकिन बाद में ये भर गई। यहां पर भी वैसे ही आप माउंटेन्स हैं और ट्रेंचेस आपको मिलेंगे। सिमिलरली आप यहां पर भी देखोगे, यहां पर बहुत ज्यादा तो माउंटेन्स नहीं हैं, अंडर वाटर रिजेस हैं कुछ कुछ, ठीक है। जब पानी के अंदर माउंटेन्स बनते हैं दे आर कॉल्ड एज रिजेस। तो यहां पर आप देखोगे जैसे जापान ट्रेंच, क्यूराइल ट्रेंच, बोनिन ट्रेंच, फिर इधर साइड में मैरियाना ट्रेंच, ठीक है, ये इधर साइड में मैरियाना ट्रेंच, मिंडानाओ ट्रेंच, ऐसे बहुत सारे ट्रेंचेस कहाँ पर हैं, पैसिफिक ओशन में भी हैं। तो आप हमेशा देखोगे कि जहां पर प्लेट्स कन्वर्ज होते हैं देयर इज ऑलवेज डोमिनेंस ऑफ ट्रेंचेस इन दोज रीजन्स। वॉल्केनिक इरप्शंस वहां पर बहुत सारे होंगे। अगर सेडिमेंट है तो फोल्डेड माउंटेन स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होगा, भले वो थोड़ा पहले हो या थोड़ा बाद में हो। क्लियर, इतनी सारी बात। तो इसके साथ ही हमारा प्लेट टेक्टोनिक्स का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। कोई डाउट है अभी तो पूछ सकते हो। ओके, अब आप जैसे एक यहाँ क्या देखो, जैसे इसको आप देखोगे ना, जो मिड ओशनिक रीजेस हैं, यहाँ पर कुछ कुछ फेमस वॉल्केनोज हैं। जैसे है यहीं पर आप देखोगे तो इधर इसी के ऊपर है एजोर्स वॉल्केनो है, AZORSE एजोर्स। इसी के ऊपर आपको मिलेंगे एसुंसियन, ASCUNCIAN, एसुंसियन, एजोर्स, एसेंसियन। फिर इधर ही हैं सेंट हेलेना, यहीं पर है सेंट हेलेना। और ऐसे ही इधर इसी के आसपास हैं ट्रिस्टान डी कुन्हा। ठीक है, एजोर्स, एसुंसियन, सेंट हेलेना, ट्रिस्टान डी कुन्हा, ये सब ऐसे वॉल्केनोज हैं जो इन रीजन्स में मिलते हैं। ठीक है, चलो ओके। अभी थोड़ा सा हम लोग मैपिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो मैपिंग में जैसे आप देखो, मैंने आपको शुरू में भी कुछ करवाया था। जैसे यहाँ पर क्या है, ये बैफिन बे है, ये है लेब्राडोर सी, ठीक है। लेब्राडोर सी के पास ये वाला जो रीजन है ना, ये इसको बोलते हैं न्यू फाउंडलैंड आइलैंड। दिस इज कॉल्ड एज न्यू फाउंडलैंड आइलैंड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप देखोगे यहाँ लेब्राडोर सी से लेब्राडोर करेंट्स आते हैं, ठीक है। इधर से गल्फ स्ट्रीम करेंट्स जाते हैं, लेब्राडोर सी एंड गल्फ स्ट्रीम, एंड दीज टू करेंट्स converge here around Newfoundland.
इसी के आसपास कन्वर्ज करते हैं। यहाँ फिशिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छे से डेवलप हुई है। फिशिंग इंडस्ट्री इज वेरी वेल डेवलप्ड इन दीज रीजन्स। ठीक है, तो इसीलिए न्यू फाउंडलैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे ही न्यू फाउंडलैंड जो रीजन है इसके आसपास ही है एक जगह बे ऑफ फंडी। ठीक है, यहीं पर है बे ऑफ फंडी। वहां पर पूरे वर्ल्ड के सबसे ऊंचे टाइड्स आते हैं। हाईएस्ट टाइड्स ऑफ वर्ल्ड आर एक्सपीरियंस्ड इन बे ऑफ फंडी। ठीक है, ओके। अब आप देखो कि ये जो कनाडा का ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं लॉरेंसियन प्लेट्यू। लॉरेंसियन प्लेट्यू। इधर साइड में ग्रेट लेक्स में आपको बता चुका हूं, ये है एप्लेसियन माउंटेन्स, ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूएसए, ग्रेट लेक्स ऑफ यूएसए, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ओंटारियो एंड इरी। ठीक है, ये जो है ना यहाँ के रीजन, ये मेनली ग्रासलैंड रीजन्स हैं। प्रेरीज वाला, प्रेरीज ग्रासलैंड रीजन एंड मोस्ट ऑफ द टेम्परेट ग्रासलैंड। ग्रासलैंड्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक होते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड और एक होते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियां एंड उष्ण कटिबंधीय घास भूमियां। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड टेम्परेट ग्रासलैंड। सो ट्रॉपिक ऑफ सॉरी इक्वेटर पासेस फ्रॉम हियर, इज ऑलमोस्ट फ्रॉम हियर, यहां से इक्वेटर जाती है और यहां से लगभग 23.5 जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इधर से ऐसे जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, तो इसके बीच में जो ग्रासलैंड्स मिलते हैं, द ग्रासलैंड्स विच आर फाउंड इन बिटवीन दीज रीजन्स, इक्वेटर पे तो जनरली नहीं मिलते हैं, इक्वेटर पे फॉरेस्ट मिलते हैं। ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन आर रेन फॉरेस्ट रीजन, बट above the equator and means above 10 degrees almost and 10 degrees this side ग्रासलैंड्स मिलते हैं, खासकर कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न साइड में ही लगभग। ठीक है, जिनको बोला जाता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। जैसे यहां पे मिलते हैं ना सवाना, आप यहां देखोगे सवाना मिलते हैं, सवानाज आर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, है ना। तो ऐसे ही मतलब जो ट्रॉपिकल रीजन में ग्रासलैंड मिलते हैं उनको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बोलते हैं, और इसके ऊपर जो ग्रासलैंड मिलते हैं उनको बोलते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स। और टेम्परेट ग्रासलैंड्स का डेवलपमेंट ज्यादातर कॉन्टिनेंट के बीच में हुआ है। टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैव बीन डेवलप्ड इन सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स जो है ना उनके बीच में। जैसे यहां पर है प्रेरीज, है ना इधर साइड में, वैसे ही यहां पर रसिया में क्या है स्टेपीज। ठीक है, तो प्रेरीज हो गया, स्टेपीज हो गया, इधर ये जो है वो ग्रासलैंड्स हैं। तो ऐसे ही यूनाइटेड स्टेट में क्या है, यहाँ पर ग्रासलैंड रीजन है जिनको बोलते हैं प्रेरीज। अब इन प्रेरीज रीजन्स में बहुत अच्छे रेंचेस का डेवलपमेंट हुआ है। रेंचेस का मतलब कभी कभी आप देखते होगे ना मूवीज वगैरह में कि हजारों घोड़े हैं, उनको एक काउबॉय लेकर के हैट लगा करके जा रहा है। तो अच्छे ग्रासलैंड होंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें बहुत ही इजी होगा उनको ले जाना, उनको ग्रेजिंग करवाना, उनको पालना। तो यहाँ पर कॉर्न, यूएसए को कॉर्न बेल्ट भी बोला जाता है ऑफ द वर्ल्ड। कॉर्न बहुत अच्छा होता है, भुट्टा वहाँ का जो होता है। ठीक है, और उन भुट्टों को वो घोड़ों को खिलाते हैं। पिग रियरिंग होती है, बहुत कॉमन है, रेड मीट का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है यूएसए। ठीक है, तो उनको सबको क्या करते हैं, उनको खिलाते हैं और बहुत अच्छा वहाँ पर पशुपालन जैसे जिसे आप कह सकते हो वो होता है। तो यहाँ पर प्रेरीज ग्रासलैंड इसके लिए कॉर्न प्रोडक्शन के लिए बहुत ही फेमस हैं। ठीक है, और भी जगहों मतलब गेहूं जैसे यहाँ की प्राइम क्रॉप है, वीट जो होता है, और वीट तीनों सीजन में होता है। जैसे ठंडी या कोल्ड रीजन्स हैं, वीट के प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, एटलीस्ट थोड़ी बारिश। जैसे विंटर्स में होता है ना इंडिया में वीट, रबी क्रॉप है,
तो थोड़ी बारिश चाहिए, ठीक है, 20 दिन की लगभग ठंड चाहिए अच्छी खासी, ठीक है। 20 फ्रॉस्ट डेज आर नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। और फिर उसके बाद पकने के समय थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। और यहां पर क्या होता है, ठंडी ज्यादातर रहती है और पकने भर की धूप भी होती है, बारिश भी हो जाती है हल्की फुल्की। तो ये वीट के प्रोडक्शन के लिए बहुत ही फेमस है, ठीक है। तो यहाँ पर वीट का प्रोडक्शन जो होता है वो अच्छा खासा होता है। ग्रेट प्लेन में तो बहुत होता है, पर यहाँ पर भी कॉर्न के साथ में वीट और वीट कॉर्न मेज ये सब यहाँ पर होते हैं, ठीक है। इधर साइड में लेक है, मैंने आपको बताया ही, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, रेनडियर, अथाबास्का, ये सब क्या है, विनीपेग, ऑल दीज आर लेक्स ऑफ कनाडा। यहाँ पर बहुत सारी लेक्स हैं। यहाँ पर रिवर है मैकेंजी, ठीक है। यहाँ पर यूकॉन रिवर है, आप देख सकते हो वहां पर। ऐसे ही इधर साइड में कोलोराडो रिवर है, यहीं पर कोलोराडो रिवर पर ही ग्रांड कैनियन, ठीक है, ग्रांड कैनियन है, आगे मैं आपको बताऊंगा वो कहां पर है। ग्रांड कैनियन इज ऑन कोलोराडो रिवर, ठीक है। ओके, अब ये वाला जो पार्ट है ये अलास्का है। अलास्का में इधर माउंटेन्स हैं, ब्रूक रेंजेस, अलास्का माउंटेन, ठीक है, क्लियर। यहीं इसके पास है बेरिंग स्ट्रेट, ये बेरिंग स्ट्रेट है, और ये नीचे बेरिंग सी, ऊपर है आपका चुकची सी। यहीं से इंटरनेशनल डेट लाइन पास होती है। इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहां से पास होती है, बेरिंग सी से, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये क्या है, ये इसके साथ जुड़ी हुई कुछ चीजें हैं। यहां पर बाउफोर्ट सी है ऊपर, अब अगर आप यूनाइटेड स्टेट में देखोगे, जैसे यहाँ पर रॉकी माउंटेन्स हैं, ये पूरा माउंटेनियस रीजन है, रॉकी माउंटेन रीजन, ठीक है। इसके बगल में, मतलब जस्ट अराउंड रॉकी माउंटेन्स, यहां पर आप देखोगे सियरा नेवादा, सियरा नेवादा माउंटेन्स हैं यहीं पर। कोस्ट रेंज, सियरा नेवादा कोस्ट रेंज, और यहीं पर है कास्केड रेंजेस। सियरा नेवादा, कोस्ट रेंज एंड कास्केड रेंजेस, ठीक है। तो ये हो गई इसकी, मतलब अब ये सब बहुत सारे आइलैंड्स हैं। कनाडा का नदर्न पार्ट ऑफ कनाडा अराउंड हडसन बे इज बेसिकली आइलैंड रीजन, ठीक है। तो ये सारे आइलैंड्स हैं। यहां पर मिसिसिपी मिसौरी रिवर बहती है। ये वाला जो निकला हुआ पार्ट है ये फ्लोरिडा है, दिस इज फ्लोरिडा, ठीक है। यहीं पर एक बहुत फेमस बीच है, मायामी बीच, इट इज ए वर्ल्ड फेमस बीच, मायामी बीच। नीचे गल्फ ऑफ मेक्सिको है, फिर कैरिबियन सी है। अब यहीं पर एक, मतलब ये मेक्सिको है, यहीं पर एक कंट्री है पनामा, ठीक है, पनामा। पनामा के यहां से ऐसे कनाल कनाल बनाई गई है, जिसे कहते हैं पनामा कैनाल। सो पनामा कैनाल कनेक्ट्स एटलांटिक ओशन विद द पैसिफिक ओशन। इट इज वन ऑफ द मोस्ट मैकेनाइज्ड कैनाल्स इन द वर्ल्ड दैट कनेक्ट्स एटलांटिक ओशन विद द पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो इसकी लोकेशन को भी याद रखना है। बाकी इधर बहुत सारे आइलैंड्स हैं जिनको कैरिबियन आइलैंड्स बोला जाता है, क्यूबा, हैती, जमैका, ये सारे क्या हैं, ऑल दीज आर कैरिबियन आइलैंड्स, ठीक है। यहां पर एक सी है, आप देखो, सारगैसो सी। इट इज द ओनली सी इन द वर्ल्ड दैट इज नॉट हैविंग लैंड बॉर्डर। पूरे वर्ल्ड का एक ऐसा सी है जिसका कोई लैंड बॉर्डर नहीं है, सारगैसो सी।
ओके। यहां पर एक सी वीड होता है जिसको बोलते हैं सारगैसम, सारगैसम सी वीड। तो जो सारगैसम सी वीड होता है, बिकॉज ऑफ द सारगैसम सी वीड दिस रीजन इज कॉल्ड एज सारगैसो सी। ये येलो कलर के वीड होते हैं ऐसे, और जहां तक ये वीड फैले हुए रहते हैं उतने एरिया को सारगैसो सी कंसीडर किया जाता है। ठीक है, द एरिया इज कंसीडर्ड एज सारगैसो सी। समझ में आ गया? तो सारगैसो सी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये होगी एक रफ मैपिंग किसकी, नॉर्थ अमेरिका की। वैसे ही अब आप देखो इधर साइड में साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका इधर साइड में माउंटेन्स है पूरा, एंडीज माउंटेन्स, एंडीज माउंटेन्स। ठीक है, यहीं पर बीच में पेरू चिली अटाकामा डेजर्ट है, इधर साइड में है अटाकामा डेजर्ट। ऐसा कहा जाता है इट इज वन ऑफ द ड्राइएस्ट डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड, सबसे सूखा मरुस्थल है, मतलब वन ऑफ द नहीं, इट इज द ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, अटाकामा डेजर्ट। ठीक है, यहां नीचे है पैटागोनिया डेजर्ट, दिस इज कॉल्ड एज पैटागोनिया डेजर्ट। दिस इज हॉट डेजर्ट एंड पैटागोनिया इज ए कोल्ड डेजर्ट, है ना। डेजर्ट का मतलब यही है कि जहां पे कोई नहीं रह रहा है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज भी नहीं हो पा रही, इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी नहीं है, जहां पे ज़्यादा वेजिटेशन नहीं है, रेनफॉल नहीं है, डेजर्ट होगा। तो यहाँ कोल्डनेस के कारण से ऐसा है, और इधर साइड में हॉटनेस के कारण से ऐसा है। तो यहाँ पर पैटागोनिया डेजर्ट है, और यहाँ पर क्या है डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट। फिर उसके इधर साइड में ब्राजील है, ब्राजील में आप देखो तो यहाँ अमेजन रिवर, अमेजॉन रिवर, ब्राजील की लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है, अमेजॉन रिवर हो गई। अब इधर साइड में ये बेसिकली प्लेट्यू रीजन है जिसको बोलते हैं ब्राजीलियन हाईलैंड्स, दिस इज ए प्लेट्यू रीजन कॉल्ड एज ब्राजीलियन हाईलैंड्स, ब्राजीलियन उच्च भूमियां। ठीक है, यहाँ के जो फॉरेस्ट है ना, रेन फॉरेस्ट ऑफ ब्राजील, अब ये इक्वेटोरियल लाइन यहीं से पास होती है, विषुवत रेखा यहाँ से पास हो रही है, एंड दिस इज वेरी डेंस फॉरेस्ट रीजन, मीन्स अमेजन रेन फॉरेस्ट आर वन ऑफ द डेंसेस्ट फॉरेस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। इसको लंग ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है, विश्व का फेफड़ा, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन यहीं से होता है। ठीक है, तो ये क्या है, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है इनको, और यहाँ के फॉरेस्ट को कहा जाता है सेल्वास फॉरेस्ट, दे आर कॉल्ड एज सेल्वास फॉरेस्ट। ठीक है, अब इसके बाद आप यहीं पर देखो कि यहाँ पर ये वाला जो रीजन है ना, इधर ब्राजीलियन हाईलैंड्स हैं, इधर माउंटेन्स हैं, इन दोनों जगह का पानी जो है ना यहाँ पर ऐसे इकट्ठा होता है आकर के, बीच में ही एक लोलैंड रीजन है, वेटलैंड टाइप का लोलैंड रीजन, इसको बोलते हैं ग्रान चाको। ठीक है, दिस इज द ग्रान चाको, ग्रान चाको। ठीक है, उसके नीचे है पंपास ग्रासलैंड्स, पंपास ग्रासलैंड्स, और यहीं पर रिवर है पंपेरो रिवर, आप देखोगे पंपास ग्रासलैंड्स हैं, पंपेरो रिवर वाला रीजन है ये। ठीक है, तो ये पंपास ग्रासलैंड यहाँ पर हो गए, ब्राजीलियन हाईलैंड्स जो है वो इधर हो गया। यहाँ पर भी कोलोराडो नाम की एक छोटी सी नदी बहती है, साउथ अमेरिका में भी। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक कोलोराडो रिवर है, इधर भी एक कोलोराडो रिवर है।
ठीक है, लेकिन ग्रांड कैन्यन इधर साइड में है। तो ये रफली क्या हो गई, दिस इज रफली फिजियोग्राफी ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है, तो इतने पे आज एंड करते हैं, बाकी फिर जो है वो आगे करेंगे।